नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट सर्किट कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स। अब देखो, हम लोग जितना भी काम कर रहे हैं हमको पेपर पे करना पड़ेगा, हमें सारे सर्किट पेपर पे बनाने पड़ेंगे, सर्किट डायग्राम्स पेपर पे बनाने पड़ेंगे। तो बनाने के लिए सबसे पहले आपको कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वो कंपोनेंट कर क्या रहे हैं सर्किट में, और दूसरी बात उनके सिंबल क्या होते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देख लेते हैं। तो पहला जो हमारा कंपोनेंट होता है, बहुत काम की चीज, इलेक्ट्रिकल वायर। इलेक्ट्रिकल वायर ही करंट को लेके आता है सोर्स से, और ये वापस कंपोनेंट तक पहुंच के, जैसे सपोज करो बल्ब आपने लगा दिया एज ए लोड। लोड वो चीज होती है सर्किट में जो कि करंट का यूज करे, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करके अपना काम करे। जैसे आपके घर में फैन, टीवी, लाइट्स, रेफ्रिजरेटर, एसी, ये सब लोड्स हैं। तो लोड वो चीज होती है जो करंट को ले और अपना काम करे। तो इलेक्ट्रिक वायर का क्या काम है? सोर्स से करंट को लोड तक लेके आना और वापस लोड से दोबारा से करंट को सोर्स तक ले जाना। ठीक है, करंट क्योंकि एक पूरे साइकिल में चलता है। वायर का सिंबल तो एक स्ट्रेट लाइन है। इन रियल लाइफ वायर्स कुछ ऐसे बनाई जाती है कि अंदर एक कंडक्टर होता है, जैसे कॉपर या एल्यूमिनियम भी यूज करते हैं थोड़ी सी। अगर हमको बहुत कम करंट फ्लो करवाना है, या फिर हम जानबूझ के हमारे सर्किट को खराब बनाना चाहते हैं, तो हम एल्यूमिनियम की वायर यूज कर सकते हैं। वैसे ओवरहेड वायर्स में एल्यूमिनियम यूज होता है क्योंकि वो थोड़ा चीप होता है। कॉपर इज बेटर कंडक्टर देन एल्यूमिनियम। तो अंदर ना कंडक्टर लगा देते हैं और बाहर इसके ऊपर कोटिंग लगाई जाती है। ये कोटिंग जनरली इंसुलेटिंग मटेरियल की होती है और इसके लिए प्लास्टिक का यूज करा जाता है। ठीक है। सेकंड, अब वायर्स को ना ज्वाइंट करने की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। तो जॉइंट्स के लिए हम लोग ऐसे डॉट्स बना देते हैं हमारे सर्किट में। जैसे ये वायर 1 है, ये यहां से जा रही थी ऐसे, अब एक जंक्शन करके या एक कनेक्शन करके मैंने यहां से एक दूसरी वायर निकाली, और एक कनेक्शन करके मैंने एक और वायर ऐसे कनेक्ट कर दी। ये वायर 2 हो गई, इसको वायर 3 बोल ली। अब जब कनेक्शन हम लोग कर देते हैं कुछ ऐसे वाले कनेक्शंस, तो करंट के लिए, करंट के फ्लो होने के लिए मल्टीपल पाथ्स हो जाते हैं। इसको हम लोग जिस पॉइंट पे हम लोग कनेक्शंस करते हैं उन्हें हम लोग जंक्शंस बोलते हैं। अब जहां पे बड़ा सा आप देख रहे हो ना डॉट, ये जंक्शन कहलाएगा, इसको ए बोल दिया गया और इसको बी बोल दिया गया, ये भी एक जंक्शन। आसान सी बात है। और ये मैंने रियल लाइफ जो कनेक्शन करते हैं ना, वो एक फोटो डाली हुई है। नेक्स्ट होते हैं जंप या डिसकनेक्टेड वायर। कभी कभी ऐसा होता है कि वायर्स एक दूसरे के थ्रू जा तो रही हैं, बट उनके अंदर से आपस में कोई ऐसा फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। तो इस केस में हम लोग जंप लगा देते हैं, जबकि यहां पे आपको देखने पे ऐसा लग सकता है कि ये कनेक्टेड है, राइट। बट जब तक आपको ऐसा डॉट नहीं दिखाई दे तो आप मान जाना कि कनेक्टेड नहीं है। जंप की तो ये श्योरिटी होती है कि वायर्स, ये दोनों वायर्स, ये वायर ए और ये वायर बी, ये आपस में इंडिपेंडेंट है, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं हो रहा। क्लियर। नेक्स्ट, रजिस्टर। अब देखो, हमारे सर्किट के अंदर ना जितने भी लोड्स लगाए जाते हैं, लोड का मतलब जो इस करंट का यूज करके अपना काम करेगा, या जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करके अपना जॉब करेगा। जैसे फैन है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करके उसका काम है घूमना। लाइट है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करके उसका काम है लाइट देना। लाइट मतलब एलईडी। ठीक है। इन सबकी ना एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, और ये कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि इन सबके अंदर रेजिस्टेंस होता है, करंट को अपोज करने की एबिलिटी। करंट उनके अंदर से नहीं फ्लो हो, ये वो ट्राई करते हैं। अब हम लोग किसी सर्किट के अंदर लोड को दिखाने के लिए या तो उसका इंडिविजुअल सिंबल बना लें। जैसे मुझे बल्ब दिखाना है तो मैं बल्ब का सिंबल ऐसे बना लूं, मुझे फैन दिखाना है तो मैं फैन का सिंबल ऐसे बना लूं। पर क्या मैं मोबाइल का, टीवी का, एसी का, सबका सिंबल बनाता फिरूंगा क्या? कितने सारे डिवाइसेस हैं सोचो। तो इन सबकी एक कॉमन प्रॉपर्टी थी रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस की कॉमन प्रॉपर्टी की वजह से दुनिया के सारे कंडक्टर्स को हम लोग रजिस्टर भी बोल देते। क्या बोल देते हैं? Resistor, because every conductor possesses this property, resistance. That is why they all can be called as resistor. On the other hand, आपको डिजिटल सर्किट्स बनाने के लिए रजिस्टर्स मार्केट में भी मिलते हैं। आप जब अपने कंपोनेंट्स बनाओगे बड़े होके, लाइक सर्किट बोर्ड बनाओगे, जो लोग भी मैथ्स आगे कंटिन्यू करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, तो उनको इस तरीके के रजिस्टर मिलेंगे। इनका फिक्स रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। ये कार्बन कोडेड रजिस्टर्स कहलाते हैं। कार्बन कोडेड रेजिस्टर्स बोलते हैं इनको, और इनके कलर्स के थ्रू आप इनका रेजिस्टेंस भी पता लगा सकते हो। ये 4 स्ट्रिप्स जो है ना, ये डिजाइन के लिए नहीं है, ग्रीन, ब्लू, रेड और ये गोल्डन, इनके थ्रू इसका रेजिस्टेंस पता पड़ता है कि कितना रेजिस्टेंस है। कैलकुलेशन होती है, एक फॉर्मूला होता है। हाँ, एक वो कोड होता है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव अ वेरी ब्यूटीफुल वाइफ, बीबी ब्राउन ब्लैक रेड ऑरेंज वाई, ये इसकी टेबल होती है। 12th क्लास में था ये, अब तो हटा दिया 2 साल से, फिर इंजीनियरिंग में सीधा पढ़ने को मिलेगा।
तो ये जो रेजिस्टेंस होते हैं या ये जो रजिस्टर्स होते हैं, इनके जो कॉमन सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं वो ये दोनों है। जनरली हम लोग ये वाला यूज करते हैं, ये इसके दोनों टर्मिनल्स ए बी, राइट। अब कभी कभी हमें रजिस्टर्स को बदलने की जरूरत पड़ती है। देखो, रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि करंट का अपोज करती है। तो कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिनको अगर आप ज्यादा करंट दोगे तो वो ज्यादा स्पीड से अपना काम करेंगे, कम करंट दोगे तो कम स्पीड से अपना काम करेंगे, क्योंकि काम वर्क किस पे डिपेंड करता है? एनर्जी पे। तो व्हेन यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट दे विल गेट मोर एनर्जी एंड दे विल परफॉर्म देयर वर्क मोर एफिशिएंटली और मोर क्विकली, राइट। और उनके अंदर से अगर आप करंट के फ्लो को कम करवा दोगे तो वो स्लो हो जाएंगे, जैसे कि फैन। अब फैन के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम एक डिवाइस यूज में लेते हैं, दैट इज रेगुलेटर, राइट। और ये कहलाता है वेरिएबल रजिस्टर। और लैब्स के अंदर हम लोग सेम काम करने के लिए, करंट को कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस काम में लेते हैं, रियोस्टेट, वो भी एक तरह का वेरिएबल रजिस्टर है। तो उसका सिंबल बहुत आसान है। जो आपने रेजिस्टेंस का सिंबल देखा, जो आपने रजिस्टर का सिंबल देखा, उसके ऊपर आप एरो लगा दो, ये बन जाता है वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर। तो ये दोनों जो सिंबल्स हैं, ये दोनों वेरिएबल रजिस्टर के सिंबल है। ऑन द अदर हैंड ये रियोस्टेट का सिंबल है, ठीक है। तो जिसके पास में फिजिक्स लैब का एक्सेस है, एक बार देखना, सेम टू सेम ये डिवाइस आपको देखने को मिलेगा। इसके जब ऊपर इस स्लाइडर को हम मूव करवाते हैं ना, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज होता है। क्लियर? अब वो क्यों होता है, वो आपको जब रेजिस्टेंस पूरी टॉपिक पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। इतना समझ लो कि ये करंट को कंट्रोल करने वाले डिवाइसेस, वेरिएबल रजिस्टर्स, दे कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। नेक्स्ट, सेल एंड बैटरी। देखो, सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी की फॉर्म में अपने अंदर स्टोर कर सकता है। क्लियर? एंड सेल्स एंड बैटरी, ये दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या? एनर्जी का सोर्स होते हैं एक तरीके से, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस किसको डिफाइन करता है? इट इज द वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो एक तरह से एनर्जी का सोर्स है। किसका? इलेक्ट्रिक एनर्जी का, या पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है। अब होता ही है, किसी भी सेल के अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं। एक होता है नेगेटिव टर्मिनल, जिसको कि हम लोग इस छोटी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, जिसको कि हम बड़ी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और बीच में इस गैप का मतलब आप समझते हो? इस गैप का मतलब है कि यहां से कभी कोई कंडक्शन होगा ही नहीं। तो इसलिए जब मैंने पहले डायग्राम बनाया था, जब मैंने कहा था कि करंट को समझाते टाइम में मैंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से जाते हैं पॉजिटिव की तरफ, पूरा बल्ब को क्रॉस करके, डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते। उसका रीजन ये होता है, अब जहां पे नेगेटिव टर्मिनल बनाया जाता है वहां पे प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट बहुत कम होता है। ऑन दी अदर हैंड, इलेक्ट्रॉन्स को जब यहां पे कम कर दिया जाता है तो यहां पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। अब बीच में इस गैप की वजह से इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इसके अंदर जंप नहीं करके आ सकते, तो इसको बाहर से जब सर्किट दिया जाता है, सर्किट मतलब कोई भी वायर और साथ में एक लोड आपको लगाना है, तो इलेक्ट्रॉन्स को जाने का रास्ता मिल जाता है। अब इलेक्ट्रॉन भागते हुए जाते हैं किधर की तरफ? नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो यहाँ पे एक बात आपको समझनी है, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू दी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ऑन द अदर हैंड, आपको इसको ऐसे भी याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी नेगेटिव टर्मिनल्स पे ज्यादा होती है और पॉजिटिव टर्मिनल पे कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा अपनी हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की ओर जाता है। मैंने क्या करा, मैंने एक गैस लिया, कोई भी गैस बनाया और उसको एक सिलेंडर में पैक कर दिया, राइट। अब जैसे सिलेंडर का मैं ढक्कन खोलूंगा, गैस उड़ती हुई बाहर निकलेगी। क्यों? क्योंकि सिलेंडर के अंदर गैस के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो वहां पे डेंसिटी बढ़ जाती है। ये फिजिक्स का बेसिक लॉ है कि चीजें हमेशा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर भागती है। जहां पे किसी चीज की कमी है ना, हमेशा वहां पे ही चीज जाती है। जैसे एयर प्रेशर की बात समझ लो आप, कि जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो वहां पे एयर की डेंसिटी कम हो जाती है, प्रेशर कम हो जाता है, तो उसकी जगह लेने के लिए कौन आता है? ठंडी हवा ऊपर से नीचे। सो दिस साइकिल गोज ऑन, और ये साइकिल तब तक चलता है जब तक इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे जाके पॉजिटिव साइड पे डिफ्यूज ना हो जाए। और डिफ्यूज होने का मतलब कि वो न्यूट्रल हो जाते हैं, फिर उनकी एनर्जी भी खत्म हो जाती है। क्लियर है? ये सेल की कहानी थी। अब जब मल्टीपल सेल्स को वन आफ्टर अनदर लगा दिया जाता है, आइदर सीरीज में या पैरेलल, तो बन जाती है बैटरी। तो सेल और बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स होते हैं, जो कि अपने अंदर
इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। आसान सी बात है, सेल एंड बैटरी आर द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड दे स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एंड वन फैक्ट, दे ऑलवेज सप्लाई डायरेक्ट करंट। क्या सप्लाई करते हैं? डायरेक्ट करंट। टू टाइप्स के करंट्स होते हैं, एसी और डीसी। तो ये डायरेक्ट करंट को ही सप्लाई करते हैं और डायरेक्ट करंट को ही स्टोर किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट की, देखो अब तक हमारे पास में काफी सारे काम की चीजें आ गई हैं सर्किट की। हमें वायर पता पड़ गई जो कि करंट को कैरी करने का काम करेगी। हमें लोड पता पड़ गए, रेजिस्टेंस, जो कि करंट को यूज करने का काम करेंगे। हमें सेल पता पड़ गए, बैटरी पता पड़ गए, जो कि सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। बट अब जरूरत पड़ती है एक ऐसे डिवाइस की जिसकी हेल्प से हम लोग सर्किट को ऑन या ऑफ कर सकें। और सर्किट को ऑन या ऑफ करने को टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। जब भी ओपन सर्किट आप सुनोगे उसका मतलब है कि सर्किट बीच में से टूटा हुआ है, तो उसमें से करंट नहीं जा सकता। और जब आप क्लोज सर्किट सुनोगे तो उसका मतलब है कि सर्किट कंप्लीट हो चुका है, अब उसमें से करंट जा सकता है। तो मेरे साथ याद करो, क्लोज सर्किट मतलब एक कंप्लीट सर्किट जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है, एंड ओपन सर्किट का मतलब करंट फ्लो नहीं कर सकता। ओपन सर्किट मतलब सर्किट कहीं ना कहीं पे ब्रेक हो चुका है। क्लियर? क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करता है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता। अब इस सर्किट को ओपन और क्लोज करने वाला पहला डिवाइस हमारा होता है की। ठीक है, जनरली लैब्स में आप देखोगे ये की कुछ ऐसे दिखती है। अच्छा, ये की नहीं है, की एक्चुअल में ये है। इस पूरे सिस्टम को की बोल दिया जाता है, जबकि की ये होती है, एक मेटल का इसका टिप होता है और पीछे प्लास्टिक या वुड लगा देते हैं। होता ही है। जहां से भी आपको करंट को लेना है, सपोज करो आपको करंट को लेना है बैटरी से, बैटरी को आपने इसके एक टर्मिनल से कनेक्ट करवा दिया और यहां पे आपने एक बल्ब लगा दिया, एंड देन दूसरे टर्मिनल से आपने बल्ब के एंड को कनेक्ट करवा दिया। अब हो क्या रहा है कि बैटरी ने देखा कि हाँ मुझे सर्किट मिला, तो यहां से करंट चलना शुरू हुआ। अब इलेक्ट्रॉन्स को उतना नहीं दिखाऊंगा मैं, करंट को दिखाऊंगा। यहां से करंट चलना शुरू हुआ, करंट चला चला यहां तक पहुंचा। इस ब्रास या कॉपर, किसी का भी बना सकते हो आप, ब्रास के पीस में से और कॉपर के पीस में से पास हुआ मेटल ये, तो यहां पे ना गैप है छोटा सा। अब अगले ब्रास के पीस तक ये नहीं जा सकता। उस गैप को भरने के लिए क्या बनाया गया? इस की को। अब की को उठा के जैसे इसमें लगा दिया तो सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट हो गया मतलब सर्किट क्लोज हो गया। अभी फिलहाल आप देख रहे हो सर्किट ओपन है, सर्किट क्लोज हो गया। तो जब की ऑन की जाती है तो सर्किट क्लोज होता है, जब की ऑफ की जाती है तो सर्किट ओपन होता है। की, और इसलिए हम लोग की ऑन और ऑफ को अवॉइड करके सर्किट ओपन सर्किट क्लोज की बात करते हैं। तो यहां पे भी आप बोल सकते हो कि अभी की किस स्टेट में है? ओपन स्टेट में है। अभी की क्लोज स्टेट में चली गई। क्लियर? तो अब इसमें से करंट फ्लो होगा। इजी सी बात है। की के सिंबल्स कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं। आपको ये जो दो पीसेस दिखाई दे रहे हैं कंडक्टर के, उन्हीं को हमने ऐसे दिखा रखा है। अब जब की ओपन है, जब सर्किट ओपन है, तो अब यहां पे बीच में कुछ भी नहीं दिखाना है। और जब सर्किट को क्लोज करा गया, मतलब इस की को उठा के इस प्लेस में डाल दिया, तो आपने इस डॉट को यहां पे दिखा दिया। आसान। नेक्स्ट, की जैसा ही एक डिवाइस होता है स्विच। ये थोड़ा और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है, जहां पे आपको कोई किसी चीज को उठा के डालना नहीं है। यहाँ पे एक लीवर होता है, इस लीवर को जैसे ही आप प्रेस करोगे तो सर्किट ऑन हो जाएगा। ठीक है, अभी लीवर ऊपर है, देखो वायर एक यहां से कनेक्टेड है, ये अंदर से ना कुछ ऐसे कनेक्शन हो रखे हैं, तो मैं सीधा आपको बाहर से कनेक्ट करके बता रहा हूं। एक वायर यहां से कनेक्टेड है, ये मैंने क्या लगाई, बैटरी, ये मैंने साथ में एक बल्ब लगा दिया और मैंने यहां से इसको ज्वाइन कर दिया। फिलहाल इनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। करंट यहां से चला, यहां पे आके रुक गया, कोई रास्ता ही नहीं आगे जाने के लिए। ऑन दी अदर हैंड, जब हम स्विच को ऑन कर देते हैं, डिफरेंट एंगल पे है ये, यहां पे हमने बल्ब लगाया और इससे कनेक्ट करा हुआ है। देखो, अब जब इस वाली सिचुएशन में मैं देखता हूं तो करंट यहां से फ्लो करता हुआ आ रहा है, करंट यहां तक पहुंचा, करंट को जाने के लिए आगे का रास्ता मिल गया, तो सर्किट क्लोज हो गया। सर्किट क्लोज हो गया मतलब करंट पूरे ट्रैक पे, पूरे सर्किट पे घूम के आएगा, बल्ब अपना काम करेगा, ग्लो करेगा, और करंट फिर से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ घुस जाएगा। अब इसके सिंबल्स बहुत आसान है, जैसे दिख रहा है वैसे सिंबल है। देखो, ओपन के लिए हम लोग इसको ऊपर रखते हैं एंड क्लोज के लिए हम लोग इसको नीचे करते हैं, और ये दोनों क्या है? टर्मिनल्स। क्लियर? आसान। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो कि हमारे सर्किट में से
इलेक्ट्रिक एनर्जी के कंपोनेंट्स को निकाल के देते हैं, जिसमें से पहला है एमीटर। एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि किसी भी वायर के थ्रू या किसी भी डिवाइस के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करता है। बहुत सारे टाइप्स के एमीटर होते हैं, जैसे माइक्रो एमीटर होता है, ये सिंपल एमीटर मैंने उठाया है। तो इसकी वैल्यू ना 0 से इंक्रीज होती हुई हाईएस्ट अपने पीक तक जाती है। जब जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा इसकी ये जो पॉइंटर है ये इंक्रीज होता जाएगा। करंट की डायरेक्शन को नहीं दिखा पाता। क्या नहीं दिखाता है? करंट की डायरेक्शन को। और इसका सिंबल क्या होता है? एक सर्किल के अंदर ए बनाओ और 2 टर्मिनल बना दो। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको किसी सर्किट में से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो या सर्किट के किसी 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो तो आप किसका यूज करेंगे? वोल्टमीटर का। सो वोल्टमीटर इज अ डिवाइस व्हिच measures the potential difference between 2 points in the circuit। ठीक है, सर्किट के 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। खास बात क्या होती है, इसको हमेशा पैरेलल लगाया जाता है। नाउ सपोज करो कि एक रेजिस्टर था किसी सर्किट में, हमें उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल ही लगाया जाता है। वोल्टमीटर कभी भी सीरीज में कनेक्ट नहीं होता। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक तो वो 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल को कंपेयर कर रहा है, तो उसको सर्किट से ना कोई करंट नहीं लेना होता। तो उसको सर्किट से अगर करंट मिलने लगेगा उसकी रीडिंग उतनी एक्यूरेट नहीं आएगी। और दूसरी बात, ऐसा ना हो कि वो सर्किट से करंट ले, इसी के लिए वोल्टमीटर को ऐसा डिजाइन करा जाता है कि उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट। ऑन दी अदर हैंड, एम मीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है। मतलब जिस भी डिवाइस के थ्रू आपको देखना है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है या फिर ये कितना पर्टिकुलर करंट ले रहा है डिवाइस, उससे आप सीरीज में एम मीटर को लगा दो। इसका रेजिस्टेंस होता है 0, नियर टू 0। ठीक है, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिट। एक और डिवाइस होता है काम का, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर भी एमीटर की तरह ही करंट निकालता है, बट खास बात ये होती है कि ये करंट की डायरेक्शन भी निकाल के देता है। इसका पॉइंटर एक्चुअल में सेंटर में होता है। आपने देखा पॉइंटर्स का डिफरेंस? इसका पॉइंटर बीच में है, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा ये वो डायरेक्शन में दिखा देगा। मीनवाइल ये बहुत ही माइन्यूट करंट्स को भी शो कर सकता है, बहुत ही माइन्यूट करंट्स को। बट ये सारे डिवाइसेस अब आउटडेटेड हो गए। अब आता है मल्टीमीटर, जिसमें सारे डिवाइसेस एक साथ काम कर लेते हैं। मतलब उसमें आप डिजिटली सारी चीजों को प्रिसाइज वैल्यूज उनकी कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आती है ग्राउंडिंग या अर्थ ग्राउंड। ग्राउंडिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम लोग हमारे हाउस होल्ड सर्किट को ओवरलोडिंग वाले फेलियर से बचाते हैं। ओवरलोडिंग एक फेलियर है जो कि घरों में हो जाता है। सो ग्राउंडिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थ में थोड़ा सा एक डिगिंग करते हैं, कुछ छेद करते हैं, लाइक होल बनाते हैं, और होल बनाने के बाद में वहां पे हम कंडक्टर प्लेट्स को डाल देते हैं, जैसे कॉपर की प्लेट्स। अब वहां पे थोड़ा सा सॉल्ट डालना होता है ताकि चार्ज उस जगह का इंक्रीज हो जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। और इसको एक वायर से कनेक्ट करके वायर को बाहर निकाल लें। क्लियर? अब ये उसका सिंबल है, जैसे हमने प्लेट्स लगाई हुई ना नीचे, प्लेट्स का सिंबल है। Got it? तो ये थे कुछ सर्किट कंपोनेंट्स। अब अगला आएगा हमारा ओम्स लॉ, जो कि चैप्टर को और डीप में लेके जाएगा। तो आगे के चैप्टर को समझने के लिए यहाँ तक की सारी चीजें आप लोगों को आना बहुत जरूरी है।